मॉर्निंग बच्चों, हम लोग कक्षा 7 में 3 पाठ पढ़ चुके हैं और आज चौथा पाठ पढ़ेंगे। चौथे पाठ का नाम है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो आइए पढ़ने से पहले कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। मुल्क, मुल्क का मतलब होता है देश। ईर्ष्या, जलन। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, तो मन में उसके प्रति देखते ही थोड़ा ही भावना आने लगे या फिर सबको द्वेष हो जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, जलन हो जाता है। विराजमान, उपस्थित। फूट, आपसी अनुभव। फूट, आपस में घर में फूट, जैसे कि मुहावरा कहा गया है, घर का बेटी लड़का है या विभीषण। तो आपसी फूट, फूट का मतलब अनुभव, घर परिवार में झगड़ा होना, अनुभव होना। स्वयंवर, पति का चुनाव करना। अवसर, मौका। अवसर, मौका, जैसे अवसर था कोरोना का अवसर है, घर पे रहना है, ये ऐसा मौका ही बना है कि आप घर पर रहकर बढ़िया से पढ़ सकते थे। धनुर्विद्या, धनुष चलाने का विद्या। फिर आता है घमासान, भयानक। युद्ध, तुच्छ, छोटा, जिसका महत्व न हो, जो महत्वहीन हो। निहत्था, बिना हथियार, बिना कुछ लिए, बिना हथियार के। फिर आता है शब्द भेद, शब्द के आधार पर भेदना। हिमायत, तरफदारी। हो, आदेश देना। देशद्रोही, देश के साथ गद्दारी करना या देश के साथ गद्दारी करने वाला। भयभीत, डरा हुआ। गुस्ताखी, बेअदबी, मतलब सम्मान न करना। होना, डालना, या कोई भी चीज मान लीजिए जैसे चाकू घोंप दिए पेट में डाल दिया, या फिर जमीन में गाड़ना, घोंपना, पृथ्वी में घोंपना, तो सीधा खड़ा हो जाता है। कूच, ये रवानगी। अनुमति, आज्ञा। परास्त, हराना। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक नाटक है और इस नाटक को हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान। आइए देखते हैं। देखिए, 12वीं सदी के जब पन्नों को जब पलटा जाता है तो 12वीं सदी में सन 1200 ईस्वी, 1100 के बाद 1200 ईस्वी, तो हाथ में तलवार लिए गजनवी सुल्तान मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोल करके लूटपाट किया करते थे। वह चाहते थे कि सबसे धनी देश बने और हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। उनकी निगाहें दिल्ली पर टिकी थी, वही दिल्ली जिसके सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान विराजमान थे। वे बहुत वीर, युद्ध कला में निपुण योद्धा थे। शब्द भेद तीरंदाजी में भी वो माहिर थे। शब्द भेद शब्द सुन करके बाढ़ चलाने का, तीरंदाज चलाने वाला वो व्यक्ति थे। तो आइए ये
बड़े से बड़े राज्यों को जीता है, लेकिन जितना खजाना दिल्ली में है उतना कहीं और नहीं। अगर हम दिल्ली को खजाने को लूट ले तो हमारा मुल्क सबसे धनी मुल्क बन जाएगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। जिस देश का रहने वाला है मोहम्मद गजनबी, वह ऐसा सोच रहा है। मंत्री कहते हैं सुल्तान माफ़ी चाहता हूँ, दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान युद्ध कौशल में माहिर हैं, उनको पराजित करना लोहे के चने चबाने जैसा है। एक मुहावरा है, लोहे का चना चना, ठीक है। अधिक परिश्रम, तो वह कहते हैं कि हमें लोहे के चने चबाने के जैसा है। बहुत कठिनता से हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। मोहम्मद गौरी तो ठीक है, हम भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता को देखना चाहते हैं। सेनापति, दिल्ली पर हमला करने की तैयारी करो। इधर दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान जो सिंहासन पर विराजमान हैं, उनके कानों तक युद्ध की सूचना पहुंच जाती है। यह बात पृथ्वीराज चौहान के कानों में गूंज जाती है, पहुंच जाती है कि मोहम्मद गौरी हम पर हमला करना चाहता है, हमारे राज्य पर। पृथ्वीराज का दूत महाराज की जय हो। अब भी सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी में है। ठीक है, सूचना मिली कि गजनी का मोहम्मद गौरी, सुल्तान मोहम्मद गौरी, वो क्या करना चाहता है, दिल्ली पर आक्रमण करेगा और दिल्ली को अपना राज्य बनाना चाहता है। पृथ्वीराज चौहान जोश में, पृथ्वीराज चौहान इतना कमजोर नहीं है कि मोहम्मद गौरी जैसे तुच्छ लुटेरे से भयभीत हो जाए। हम राजपूत हैं, राजपूत, हम किसी के आक्रमण से नहीं डरते, करने दो उसे हमला। वो बताते हैं मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि हम इतने मोहम्मद गौरी से डरने वाले नहीं हैं, उनको करने दो जो कर रहे हैं। उस तुच्छ लुटेरे मतलब छोटा सा, यहाँ लिखा है तुच्छ, जो महत्वहीन, बहुत महत्व नहीं है, तो ये बहुत छोटा सा लुटेरा है, उसका कोई डर नहीं है हमें। गौरी दिल्ली पर हमला बोल देता है, इतना बातचीत हो जाता है कि तब तक गौरी क्या करता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन के अंदर हमला कर देता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथ पराजित हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी हार जाता है। अब बंदी बना गौरी पृथ्वीराज चौहान के सामने सिर झुकाकर माफी की भीख मांगता है। कहता है महाराज मुझे माफ कर दें, मैंने गलत किया। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से, मैंने दिल्ली पर आक्रमण करने की जो गुस्ताखी की है उसके लिए मुझे माफ कर दो। कहते हैं कि हिंदुस्तान का सुल्तान दुश्मनों को भी माफ करने का हृदय रखता है। मोहम्मद गौरी आमने विनय करता है पृथ्वीराज चौहान से कि ऐसा सुनने के लिए मिला है कि हिंदुस्तान के जो सुल्तान होते हैं, राजा होते हैं, वह अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं, तो आप मुझे माफ कर दीजिए। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी तुमने ठीक सुना है, हम निहत्थे पर वार नहीं करते, चाहे तो हमारा शत्रु ही क्यों न हो, हम तुम्हें भी माफ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि आगे से आंख उठाकर भी हिंदुस्तान की तरफ नहीं देखोगे। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम ये कहो कि मैं हिंदुस्तान पर आक्रमण नहीं करूंगा, कभी भूल करके नहीं सोचूंगा, न देखूंगा। मोहम्मद गौरी कहता है
खुदा की कसम सुल्तान, मैं हिंदुस्तान को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तभी दरबार में राज कवि चंद्रवरदाई सलाह देते हैं, चंद्रवरदाई महाराज, मैं राज कवि के साथ साथ आपका मित्र भी हूँ, मुझे लगता है गौरी को क्षमा नहीं बल्कि मृत्युदंड देना चाहिए। मृत्युदंड चाहिए, मृत्युदंड चाहिए किसको? मोहम्मद गौरी को। कौन बताते हैं? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, चंद्रवरदाई, हम आपके सुझाव का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए हर किसी को एक मौका तो मिलनी ही चाहिए, अतः मैं गौरी को क्षमा डालूंगा। मतलब मोहम्मद गौरी को, आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं मोहम्मद गौरी को एक बार सुधारने का मौका देते हुए मैं मोहम्मद गौरी को क्षमा कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। इस तरह क्षमा दान पाकर मोहम्मद गजनी वापस लौट आता है, लेकिन वह भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वह दिल्ली की खजाने को पाने के लिए षड्यंत्र रचता रहता। मतलब एक एक बात सोचता था क्या करें, कैसे ये कर दें कि हमको वहां का दिल्ली का खजाना मिल जाए, राज्य मिल जाए। दूसरा भाग, पृथ्वीराज चौहान ईर्ष्या करने वाले सिर्फ मोहम्मद गौरी जैसे विदेशी मुल्क के सुल्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के राज्यों के सम्राट भी थे। कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज की ख्यात देकर इनसे ईर्ष्या करते और उनका अपमान करने का अवसर ढूंढते रहते। पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद जब सुनते हैं कि पृथ्वीराज चौहान इतना शक्तिशाली हैं, तो वह उसे ईर्ष्या करते हैं, जलन रखते हैं और उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं, कब अपमानित करते रहे। वह कन्नौज के दरबार का दृश्य है जहाँ जयचंद सिंहासन पर विराजमान है। यह जो बात कही जा रही है, कन्नौज के राजा जयचंद जी ने ऐसा किया, ऐसा सोच रहे हैं अकबर के पृथ्वीराज चौहान के प्रति। जयचंद, हम चाहते हैं कि हम अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन कर उसे स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर हिंदुस्तान के सभी सम्राटों को निमंत्रण दिया जाए। उन्हें एक बार हम चाहते हैं पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया जाए, संयोगिता हमारी पुत्री है और उसका हम स्वयंवर करें, शादी करें, विवाह करें और सबको बुलाया जाए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। ऐसा सोचते हैं। संयोगिता पिताश्री, मैं दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को अपना वर मान चुकी हूँ, अतः उन्हें स्वयंवर में आमंत्रित करना होगा। उनकी पुत्री कहती नहीं, आपके कहने से नहीं होगा, मैं जो कह रही हूँ सुनिए, मैं उनको अपना पति मानती हूँ। इनको पृथ्वीराज चौहान को उनको आपको बुलाना पड़ेगा, मैं उनसे ही विवाह करूँगा। जयचंद क्रोधित होकर, असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं अपने शत्रु के साथ तुम्हारा विवाह कभी स्वीकार नहीं करूँगा। पिताजी, अस्वीकृति मिलने पर संयोगिता चिंतित मुद्रा में अपने कक्ष में आती है तथा विचार करके पश्चात गुप्त वन सेवक के हाथों पृथ्वीराज चौहान को प्रेम पत्र प्रस्ताव के साथ स्वयंवर में आने का निमंत्रण पत्र भिजवाती है। अब वो क्या करती है, जब अपने रूम में जाती है अपने कक्ष में और जाकर के वहाँ बैठती है, थोड़ा सा विचार करती है, तो वो अपने गुप्तचर के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को अपना प्रेम पत्र लिखती है और निमंत्रण भी लिखती है शादी कार्ड, शादी का जो भी वो भिजवाती है उनके पास सेवक। पृथ्वीराज चौहान को पत्र देते हुए महाराज कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता ने यह पत्र भिजवाया है। सेवक पहुंचता है और कहता है कि देखिए महाराज, ये पत्र आपके लिए आया है, जयचंद की पुत्री संयोगिता ने पत्र दिया है। पृथ्वीराज चौहान पत्र पढ़कर जाकर राजकुमारी संयोगिता को सूचित कर दो कि मैं यह प्रस्ताव हमें स्वीकार है।
इधर कन्नौज के राजा जयचंद स्वयंवर के साथ पृथ्वीराज चौहान के अपमान की तैयारी में लगे हैं। अभी इधर वो सूचना जो लेकर के आता है उससे कहते हैं कि हम स्वीकार करते हैं उसके प्रेम को, हम आएंगे। और इधर जयचंद स्वयंवर के साथ उनका अपमान करना चाहते हैं। जयचंद मंत्री जी पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला बनवाकर स्वयंवर के द्वार पर खड़ा करा दीजिए, ताकि जब पृथ्वीराज चौहान को हमारे द्वारपाल के रूप में देखें। हमें पृथ्वीराज चौहान जब एक पुतला बनवाइए पृथ्वीराज चौहान को और उनका पुतला वहाँ दरवाजे पर खड़ा करवाइए, जब कोई भी आए वो हमारे दरवाजे पर द्वारपाल के रूप में दिखाई दे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। यह खबर पृथ्वीराज चौहान के दूत को मिलती है। यह बात पृथ्वीराज चौहान के दूत को दिखाई दिया मिल गया, सुनने के लिए मिला। पृथ्वीराज चौहान का दूत, महाराज सूचना मिली है कि जयचंद ने आपका पुतला बनवा कर द्वारपाल के रूप में लगवाया है। पृथ्वीराज चौहान आवेश में क्या इतना दुस्साहस, हम इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। आज कन्नौज के राजमहल में संयोगता का स्वयंवर है। हिंदुस्तान के कई सम्राट उपस्थित हैं। संयोगता जयमाला लिए सभी सम्राटों को अस्वीकार कर आगे बढ़ती है और पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को देखकर रुक जाती है। इधर आवेश में जब कह देते हैं तब तक उसके बाद कन्नौज में विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। संयोगता सब राजाओं को देखती है और आगे बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे ही आगे जाती है तो देखती है एक प्रतिमा है, किसकी? पृथ्वीराज चौहान की, वहीं जाकर को रुक जाती है। संयोगता मन ही मन यह प्रतिमा ओ मेरे प्रिय पृथ्वीराज चौहान जी का है, जिन्हें मैं अपने वर के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। यह सोचते हुए संयोगता पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को जयमाला पहनाती है। वहाँ उपस्थित सभी सम्राट हैरानी से देखते हैं। तभी घोड़े के टापों की ध्वनि सुनाई, ध्वनि पूछती है और पृथ्वीराज घोड़े पर सवार वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही वो माला उस प्रतिमा को मूर्ति के ऊपर डालती है, किसकी मूर्ति है, किसकी प्रतिमा है? तो पृथ्वीराज चौहान की है। और डालते सभी सम्राट सोचते हैं इतने राजाओं को बीच में छोड़ करके उस मूर्ति के ऊपर ही डाल रही है, ऐसा सोचते हैं। तब तक टापू की आवाज सुनाई है, घोड़े की पैरों की आवाज, और पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंच जाते हैं। जयचंद संयोगता ने मेरी प्रतिमा पर जयमाला पहनाई, अतः ये मेरी पत्नी हुई। इस अधिकार से मैं इसे इन्हें ले जा रहा हूँ। यदि किसी सम्राट में साहस है तो मुझे रोको। यह कहते हुए घोड़े पर संयोगता को सवार कर पृथ्वीराज चौहान चल पड़े। जो उन्हें रास्ता रोकने के लिए आगे आया, उन्हें उसे मुंह की खानी पड़ी, मतलब हार गया। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आप ये शब्दार्थ नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और हम आपको इसके आगे कल पढ़ाएंगे। ठीक है।